हकीमपुर शहर के पास एक सुनसान जगह थी, जहाँ एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहकर बुलाते थे। एक समय वहाँ एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था, जहाँ एक परिवार रहता था। लेकिन कुछ समय से वहाँ कोई नहीं रहता था, ना कोई वहाँ आता ना जाता। वह बंगला खंडर बन चुका था, लेकिन लोगों का कहना था कि खंडर रात को बहुत सुंदर हो जाता है और वहाँ बहुत रोशनी हो जाती है, और कई लोगों को वहाँ सफेद कपड़ों में घूमते हुए देखा गया है। लेकिन जब भी उनके पास जाओ तो वो गायब हो जाते हैं। साथ ही जो वहाँ जाता है वह वापस नहीं आता, और वह कुछ दिनों बाद भूत बन जाता है। एक दिन रवि नाम का बच्चा अपने मामा के यहाँ हकीमपुर आता है, और उसे घूमने और नई जगह देखने का बहुत शौक होता है। तो वो अपनी साइकिल से पूरा शहर घूमता है। एक दिन घूमते घूमते रवि उस भूत बंगले के पास पहुंच जाता है। ये क्या है? इतना बड़ा घर और इतनी बुरी हालत में। चूंकि रात होने वाली होती है तो रवि सोचता है वो कल आकर देखेगा ये क्या जगह है, और वह वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर जब रवि और घर के बाकी लोग खाना खाने बैठते हैं, तब तो रवि, कैसा लगा हकीमपुर, और क्या क्या घूमा तुमने यहाँ? मामा जी, ये बहुत सुंदर जगह है। मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं है। सोच रहा हूँ कि यहीं रहूँ हमेशा के लिए। अरे वाह, ठीक है, तो यहीं तुम्हारा दाखिला करा देते हैं स्कूल में। और सब हंसने लगते हैं। मामा जी, ये आज जब मैं बगीचे से घूमकर आ रहा था तो मुझे एक खंडर दिखाई दिया। वो किसका बंगला है? इतना बड़ा है लेकिन इतनी बुरी हालत में क्यों? तुम वहाँ से कभी मत निकलना, और वह जगह ठीक नहीं है, तो उस जगह से दूर ही रहो। इतना कहकर मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो मामा जी इतना गुस्सा हो गए? मुझे मामा जी से बात करनी चाहिए। मामा जी, मुझे आपसे बात करना है, मैं अंदर आ जाऊं? आओ। मामा जी, शायद मैंने आपका दिल दुखाया है। मुझे नहीं पता उस जगह के बारे में। मैंने देखा तो आपसे पूछा। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, आप चिंता ना करें। बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, हम ही तुमको उस जगह के बारे में बताना भूल गए थे। चलो, अब रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। रवि सोने चला जाता है, लेकिन रवि उस बंगले के बारे में सोचता रहता है और सोचता है कि मैं घर जाने से पहले एक बार तो उस बंगले को देखने जरूर जाऊंगा। रवि एक दिन मौका देखकर भूत बंगले में चला जाता है। जैसे ही रवि अंदर जाता है, उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके आसपास है। और रवि पूछता है, कोई है? रवि को ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। अचानक आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से अभी। कौन है? इतने में रवि को बहुत तेज धक्का लगता है और रवि बंगले के बाहर जाकर गिरता है। रवि डर जाता है। घर पहुंचकर, मामा जी, मैं उस खंडर वाले बंगले में गया था। किसी ने मुझे वहाँ बहुत तेज धक्का दिया और वहाँ किसी की आवाज भी आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने मना किया था ना वहाँ जाने के लिए। वहाँ भूत रहते हैं और जो वहाँ जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। इतने में मामा जी सोच में पड़ जाते हैं। रवि, तुम वापस कैसे आए वहाँ से? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे मारना चाहता है। मामा जी और रवि सोच में पड़ जाते हैं, और दूसरे दिन ही मामा जी पंडित को बुलाते हैं और पंडित जी रवि से मिलते हैं। पंडित जी जब रवि के हाथ को देखते हैं तो उस पर ओम का निशान होता है। ये निशान तुम्हारे हाथ पर कब से है? ये तो मेरे जन्म से है। आज जो रवि हमारे सामने है वो इस ओम के निशान की वजह से ही है, और मुझे लगता है कि रवि उस घर को भूतों से मुक्त करा सकता है। वो कैसे? बंगले के पीछे जो नदी है, वहाँ एक तपस्वी काफी समय से तपस्या कर रहे हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। वे इस बंगले का सच जानते हैं। ठीक है, चलते हैं। और रवि, मामा जी और पंडित जी तीनों उन तपस्वी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं, आपको इस घर के बारे में सब पता है, फिर भी आप कुछ नहीं करते, जबकि आपके पास इतना ज्ञान है। इस भूत बंगले की वजह से मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब मैं वापस इस बंगले के चक्कर में नहीं आना चाहता। इस भूत बंगले के कारण बहुत तबाही हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है।
लेकिन औरों की जान की परवाह है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। महाराज, मैं वहाँ गया था, मैंने उन लोगों को महसूस किया है। असंभव, तुम वहाँ से बचकर कैसे आ सकते हो, क्योंकि वहाँ से तो कोई वापस नहीं आता। ये देखिए इसके हाथ पर निशान, जिसकी वजह से रवि वहाँ से बचकर वापस आ गया। ये निशान तो करोड़ों में से किसी एक के हाथ पर पाया जाता है, तुम साधारण बच्चे नहीं हो। चलिए ना महाराज, एक प्रयास करके देखते हैं। अगर हम सफल हो गए तो आगे से कोई और उन भूतों का शिकार नहीं होगा। ठीक है, कल मैं तुम लोगों के पास पूरी तैयारी से आऊंगा। ठीक है। लेकिन रवि, तुमको ही उस घर में प्रवेश करना होगा अकेले। मैं बाहर तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, एवं इस बीच मुझे किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहिए। जी महाराज, जैसा आप कहें। दूसरे दिन महाराज हकीमपुर जाते हैं और वहाँ अपनी पूजा प्रारंभ करने से पहले रवि को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, ये लो, ये गंगा जल है, इसे मैंने मंत्रों से और भी ताकतवर बना दिया है। अगर ऐसा लगे कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो इसे अपने आसपास छिड़क देना, कोई घातक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। इसके बाद इस मंत्र का जाप करते रहना, और ये धागा लो, इस धागे को घर के हर दरवाजे पर बांध देना। जब तुम आखिरी दरवाजे पर ये धागा बांधोगे तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। अब तुम एक बार और सोच लो कि क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि अब और कोई इस भूत बंगले में ना मारा जाए। बेटा, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं सफल होकर ही वापस लौटूं। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आज रात को 12 बजे हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे और तुमको भी तभी निकलना है रवि। ठीक है महाराज। और पूजा शुरू होने के बाद रवि निकलता है। जैसे ही रवि भूत बंगले के अंदर पहुंचता है, उसे बहुत सारी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन तपस्वी के कहे अनुसार रवि मंत्र का जाप करता रहता है, और जैसे ही उसे लगता है कोई उसे मारने का प्रयास कर रहा है, वह गंगा जल छिड़क देता है। शुरू के 1-2 दरवाजों पर तो रवि आराम से धागा बांध देता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे चोट लग जाती है और वे गिर पड़ता है। लेकिन रवि रुकता नहीं है। एक बार तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। जैसे ही आखिरी दरवाजे की बारी आती है, रवि को आगे बढ़ने में परेशानी होने लगती है और घर की सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती हैं। रवि को ऐसा लगता है कि उसका कोई पैर खींच रहा है और उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन रवि आगे बढ़ता है। और जैसे ही रवि आखिरी दरवाजे पर धागा बांधता है, रवि भूत बंगले के बाहर गिर पड़ता है और भूत बंगले से आग का गोला निकलकर आसमान में उड़ता दिखाई देता है। देखते ही देखते बंगला खंडर बन जाता है और वहाँ तपस्वी को समझ नहीं आता कि बंगला अब भूतों से मुक्त हो गया है। सब रवि के पास पहुँचते हैं। तपस्वी कहते हैं, बेटा रवि, आज तुमने वो कर दिखाया जो मैं कई सालों से करना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। भगवान ने तुमको यहाँ सबकी जान बचाने के लिए भेजा था और तुमने बहुत साहस दिखाया। मुझे तुम जैसे बच्चे पर गर्व है। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। मुझे रोज रोज वहाँ सुबह पहुँचना होता था। अक्सर मुझे देर हो जाती थी, इसीलिए मैंने उसी गांव के सरपंच से अपने रहने की व्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरा एक घर है, उसकी सफाई करवा देता हूँ, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। लेकिन मैं गांव से थोड़ा बाहर है, मुझे तो अपनी रोज रोज की आने जाने की झंझट से मुक्ति चाहिए थी। गांव के घर वैसे ही खुले खुले होते हैं, अगल बगल बड़े बड़े शीशम के पेड़ थे। बहुत ही अच्छा लगा, मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब घर गया तो जरूरत की सारी चीजें ले आया। मैंने अपना सामान जमा लिया। पहले दिन तो सरपंच जी ने ही चाय और खाना भिजवा दिया। मैंने भी कॉपियां चेक करके खाना खाया और एक सिगरेट सुलगाकर कश लगाने लगा। मैं बाहर के बरामदे में आ गया। शीशम के जो पेड़ दिन के सामने आंखों को शीतलता प्रदान कर रहे थे, इस समय बड़े डरावने लग रहे थे। मैं थोड़ी देर में ही अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो उस गांव के आसपास रहने वाले सुधीर, रघु और अरविंद ने कहा, भाई आज तो शाम को हम सब आपके यहाँ आएंगे और वहीं ताश वाश खेलेंगे, चाय पियेंगे।
शाम अच्छी कटेगी, आपके लिए रात का भोजन भी लेते आएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने घर आकर चाय पानी की व्यवस्था की। शाम हो गई। वे तीनों सुधीर, रघु और अरविंद 6 बजे मेरा खाना लेकर आ गए। चाय वगैरह पीकर हम लोग ताश खेलने बैठे। मैं खिड़की के पास ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरे सामने सुधीर बैठा। रघु और अरविंद पलंग पर आमने सामने बैठ गए। पत्ते बटते ही एक अजीब वाकया हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे किसी की सांसों की आवाज आ रही है। मैंने पीछे घूमकर देखा तो कोई भी ना था। मैंने वहम समझकर फिर से अपना ध्यान खेलने में लगा दिया और खिड़की का पल्ला बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही अचानक खिड़की का पल्ला खुल गया और ऐसा लगा कि हवा के झोंके के साथ ही कोई खिड़की में से अंदर आ गया हो। सब लोग आराम से ताश खेल रहे थे और मैं इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना ध्यान ताश में नहीं लगा पा रहा था। सब लोग थोड़ी देर ताश खेलकर चले गए और मैं रसोई में चला गया। रसोई में पहुंचते ही खाने की तेज खुशबू ने भूख जगा दी। जब मैंने खाने का डिब्बा खोला तो देखा कि उसमें रखा सारा खाना बिल्कुल गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गर्म किया हो। मैं हैरान था कि इस खाने को आए लगभग 4 घंटे बीत गए। मैंने रसोई में ही खाना खा लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तब ब्रेक के समय मैंने सुधीर से बताया कि भाई खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन इतनी वैरायटी की क्या जरूरत थी। सुधीर मेरा मुंह देखने लगा। बोले मैं तो सिर्फ दाल चावल सब्जी और 2 रोटियां लाया था, इसमें कौन सी ज्यादा वैरायटी थी। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मैंने कहा अरे नहीं भाई, उस डब्बे में तो 2 तरह की सब्जियां थी, रायता, पुलाव और एकदम गरम गरम कचौरियां, 2 गुलाब जामुन थे। डिब्बा बदल तो नहीं गया। सुधीर अवाक था। वह बोला मैंने खुद अपने हाथों से डिब्बे भरे थे। मैं बहुत डर गया। छुट्टी के बाद जब मैं घर आया तो थकान से बिस्तर पर बैठते ही नींद आ गई। 1 घंटे बाद ही रसोई में कुछ खटर पटर सुनाई पड़ी तो मैं हड़बड़ाकर उठ गया और रसोई की तरफ भागा और वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने चुपचाप अपने लिए खाना बनाया, खाया, फिर बाहर आकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने के लिए जैसे ही सिगरेट जलाई तो सिगरेट मेरे हाथों से किसी ने ले ली। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ये लग रहा था कि कोई सिगरेट पी रहा है। दोबारा मेरी सिगरेट जलाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैं उठकर कमरे में आ गया। शाम के 5 बज गए थे। मैंने सोचा सरपंच जी के यहाँ चलता हूँ, हो सकता है इन सारी बातों के पीछे कोई रहस्य हो। सरपंच जी ने मेरी पूरी बात सुनकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। मैं चुपचाप घर आने लगा। तभी मेरे एक विद्यार्थी के पिताजी मिल गए। वो मेरे साथ साथ ही मेरे घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा मास्टर जी आप किस चिंता में हैं? तबीयत ठीक है ना? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वे बोले अरे मास्टर जी, ये घर 20 साल पहले सरपंच ने ही बनवाया था। उसके बेटे बहू इसी घर में रहते थे। सरपंच की पत्नी काफी तेज है। यही सोचकर उन्होंने बेटे की शादी के 1 साल बाद ही उसे घर में भेज दिया था। वे खाने पीने का शौकीन था और सिगरेट तो उसके हाथ में हर वक्त रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन जब वे अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल से लौट रहा था तभी उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही खत्म हो गए। सरपंच जी ने पूजा पाठ भी करवाई थी। फिर भी लगता है दोनों की रूह इस घर के चारों तरफ घूमती रहती है, जो इसी तरह की घटनाओं से अपने वजूद की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। आपके घर के पीछे एक बहुत बड़ा पोखरा है। उसके किनारे एक पीपल का पेड़ है। जब भी किसी के साथ ऐसी घटना होती है वह एक सिगरेट का पैकेट और कुछ खाने पीने का सामान वहां रखकर आ जाता है। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने उन महाशय से विनती की कि आप मेरे साथ घर चलें ताकि मैं अपना बैग ले लूं। उनके साथ घर आया और अपना बैग उठाया। उसी दिन मैं घर चला गया। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो छुट्टी के बाद पहले एक सिगरेट का पैकेट और हाथ में गुलाब जामुन और कुछ कचौरियां पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ गया। कमरा खाली कर सरपंच जी के पास गया और उनसे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं रह सकता। वहाँ रहने का विचार छोड़कर अपने घर से ही आने जाने में भलाई समझी। जब तक स्कूल के आसपास उस गांव में रहता हूँ सिगरेट जलाने का साहस नहीं कर पाता हूँ।